मैंने टॉपिक वैसे भी छोटा ही करवाना था। कल हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंटेंट पढ़ा था, उसी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कंटेंट में आज कुछ डिसेबिलिटीज पढ़ेंगे बच्चों में, कुछ विकार होते हैं, मतलब कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, उनको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग डिसेबिलिटी आती है, आपको पता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस 2 बार के एग्जाम उठा के देखें तो उनमें जो है ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमने मेंटली रिटार्डेड पर्सन पढ़े थे, अब एक चीज को ना ध्यान से सुनना, मानसिक जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, तो मंदबुद्धि बच्चों का जो आईक्यू है हम बेसिकली कहते हैं 70 से 90। ध्यान से सुनिए, 70 से 90 आईक्यू था जब इसको शुरू में टर्मन ने दिया था, और मैंने तुम्हें कल की क्लास में 70 से 90 लिखवाया भी था। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर सर्वे बढ़ा, मतलब जैसे जैसे सर्वे बढ़ता चला गया, तो ये कहा कि जो 70 से 90 है, 90 कहीं ना कहीं एवरेज होते हैं, 80-85 तक भी एवरेज में लेके जा सकते हैं, तो मंदबुद्धि बच्चों का आईक्यू और डिक्लाइन करना चाहिए। ठीक है, तो मंदबुद्धि बच्चों का आईक्यू और डिक्लाइन करना चाहिए, तो इसीलिए सबने कहा कि, थैंक यू दीपिका, तो मंदबुद्धि बच्चों का आईक्यू मतलब क्या करना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। तो अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, आजकल जितनी भी मैंने आज स्टडी की, जो भी एक लेटेस्ट डाटा है, तो मंदबुद्धि बच्चों का जो आईक्यू है वो आप अब 50 से 70 करके आना। ठीक है, 70 से 90 मत करके आना, मैंने कल आपको लिखवाया भी था बाय द वे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूं कि जो प्रीवियस एग्जाम्स को यदि मैंने सर्च किया और उससे प्रीवियस 2014 का एग्जाम उठाना, उसकी आंसर की मैं आंसर है 70 से 90। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से चलना है, लेकिन जो पिछला पेपर है उसमें आंसर की में है 50 से 90, सॉरी 50 से 70। तो आपने अब क्या करना है, मेरी बात को सुनिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मंद बुद्धि बच्चों का आईक्यू कितना होता है, तो मंद बुद्धि बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 50 से 70 होता है, यदि ये ऑप्शन मिले तो। यदि ये ऑप्शन ही ना हो तो आप 70 से 80 वाला ऑप्शन भी करके आ सकते हो, जो मैंने आपको कल लिखवाया था। ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी देके आओगे 50 से 70, यदि ये ऑप्शन में आपको मिल जाए तो। यदि नहीं मिले तो दूसरा ऑप्शन, जैसे एस्टेट 2018 में क्वेश्चन था, तो उन्होंने 70 से 89 या 70 से 80 वाला सही माना था, तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आते हैं कि जो ये बच्चे हैं ये किस किस प्रकार के बच्चे हैं। ठीक है, ये जो बच्चे हैं ये किस किस प्रकार के बच्चे हैं, इनको किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, शारीरिक मानसिक मतलब साधारण, कहते हैं ना जो बिल्कुल हल्के से मानसिकता के मंद लेवल पर हैं, सबसे पहले उनको डिफाइन किया गया है। इनका एक आईक्यू हर बार आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो साधारण मानसिक मंदता, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, इस श्रेणी में आने वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है भाई, 52 से 67। लेकिन आपको 52 से 67 ऑप्शन नहीं होगा, आपको एग्जाम में सीधा ऑप्शन मिलेगा वही 50 से 70। ठीक है, तो ये साधारण मानसिक मंद है, जिसको माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन बच्चा कहते हैं। तो वो होता है 50 से 70, या बिल्कुल सही डाटा आपसे पूछा जाए तो 52 से 65। ठीक है, सही डाटा आपसे पूछा जाए 52 से 65। और वो अंतर भी मैं आपको बता देती हूँ, वो जो अंतर है ना, जो मैंने आपको कल बताया था, कंफ्यूज ना हो। देखो, एक मंदबुद्धि है, एक साधारण मंदबुद्धि है, एक गंभीर मंदबुद्धि है। खाली मंदबुद्धि है ना, खाली मंदबुद्धि तो आज भी 70 से 89 मानते हैं, सिर्फ मंदबुद्धि बच्चा पूछ रहा है वो। फिर यदि वो साधारण मंदबुद्धि पूछ रहा है तो फिर वो 50 से 70 वाली कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके कैटेगराइज डिफाइन की है। तो कल हमने एक ओवरऑल पढ़ा था कि मंदबुद्धि बच्चे का आईक्यू 70 से 89 होता है। ठीक है, अब वो मंदबुद्धि बच्चा कैसा होता है, साधारण भी होता है, गंभीर भी होता है, थोड़ा कम भी होता है, थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो साधारण मानसिक मंदता, तो मेंटली रिटार्डेड इस श्रेणी में आने वाला बच्चा जो है 52 से 67। बस आपको इनका आईक्यू याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्प मानसिक मंदता, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, मतलब अल्प मानसिक मतलब मॉडरेट रिटार्डेड। ये पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था 36 से 51। ये क्वेश्चन पिछली बार स्टेट पीजीटी में पूछा गया था कि मॉडरेट मेंटल जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है। ठीक है, थैंक यू ममता। तो मानसिक मंदता जिसको हम मॉडरेट मेंटल बोलते हैं, तो मानसिक मंदता, तो ऐसे ही बालक 36 से 51, ये पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है स्टेट के अंदर। पीजीटी में तो ये वाला क्वेश्चन था और टीजीटी में गंभीर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ आईक्यू याद करना है आपने,
कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूजन के सागर में आ जाते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा याद रखना है कि जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, एक तो बिल्कुल मंदबुद्धि है, ठीक है, सिर्फ मंदबुद्धि, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो 70 से 89 है। फिर वो साधारण मंदबुद्धि आ जाता है, उसके साथ साधारण जोड़ देते हैं तो वो 50 से 70 हो जाता है, ठीक है। वो कितना हो जाता है भाई, 50 से 70 हो जाता है। फिर उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया, मेंटल मतलब माइल्ड, ठीक है, उसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया माइल्ड, जिसको आप साधारण मानसिक बोलते हैं, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। अब जब उसके साथ माइल्ड वर्ड जोड़ दिया तो उसका आईक्यू कितना हो गया भाई, 36 से 51, जो पिछली बार एसटेट के एग्जाम में आया था पीजीटी में, 36 से 51, मतलब मॉडरेट जोड़ दिया, सॉरी माइल्ड वाला, साधारण वाले को इंग्लिश में माइल्ड बोलेंगे, 52 से 67, ठीक है। मॉडरेट बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश थोड़ी मेरे को अजीब लगती है इसकी, मैं तो इंग्लिश में ज्यादा ध्यान रखती हूँ, ठीक है। अल्प मानसिक या मॉडरेट, उसका बोलेंगे क्या भाई, 36 से 51, ठीक है, उसका क्या बोलेंगे, 36 से 51। फिर जो आ जाता है आपका जो टीजीटी में आया था, पीजीटी में तो 36 से 51 वाला आया था, मॉडरेट वाला, और पीजीटी में क्या आया था भाई, गंभीर मानसिक सर्व मेंटल रिटार्डेशन, ये आया था टीजीटी के एग्जाम में, ठीक है। ये किस में आया था, टीजीटी के एग्जाम में आया था। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि अवधि 20 से 25 के बीच होती है, ठीक है, तो 20 से 25 के बीच क्या होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन बच्चा होता है, क्लियर। और जो बिल्कुल ही प्रोफाउंड, बिल्कुल जड़ बुद्धि है, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन पर्सन होता है, उसकी बुद्धि लब्धि 20 से क्या होती है, नीचे होती है। देखो ऑल ओवर जो हमने आईक्यू टेबल किया था, आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, ऑल ओवर टेबल में जो डेफिनेशन है वो अलग है, वो ऑल ओवर के हिसाब से है, लेकिन जो मानसिक बच्चे हैं, मतलब जो उनको भी बैकवर्ड का यही रहेगा 50 से 70, उसको किसी से साथ कंपेयर मत करो, वो अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड ये थोड़ी ना एक आईक्यू वाले दो बच्चे नहीं हो सकते, अब ये जड़ बुद्धि भी तो होता है, ये 20 से 25 वाला, लेकिन जब हम मानसिक मंदता में इसको डिवाइड कर दिया तो हमने इसको प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेशन कर दिया। जड़ बुद्धि पूछेगा तो इडियट बच्चा पूछेगा तो उसका आईक्यू भी तो 25 से कम हो सकता, तो ये मत सोचो जड़ बुद्धि है, तो वो जड़ बुद्धि कहीं ना कहीं कौन सा है भाई, जो गहन बिल्कुल ही खत्म है, तो वही तो जड़ बुद्धि होगा ना, तो सेम हो सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं, आपसे जो पेपर में पूछा है आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो 4 टाइप याद रखने हैं आपको, मानसिक मंदता के 4 प्रकार होते हैं। मंदबुद्धि पूछे, सिर्फ मंदबुद्धि 50 से 70 से 90 आईक्यू करना है आपको। फिर आपसे वो साधारण मंदबुद्धि बच्चे 52 से 67 आईक्यू करना है। मॉडरेट मंदबुद्धि पूछे तो 36 से 51 करना है, और गंभीर मानसिक पूछे तो 20 से 25 करना है, और गहन बिल्कुल ही खत्म जड़ पूछे तो आपको 20 से नीचे करना है, ठीक है। तो आपको 20 से नीचे करना है, तो ये चीज क्या है, आप अपने एग्जाम के लिए याद रखेंगे, ठीक है भाई। तो इसको अपने एग्जाम के लिए क्या करेंगे, याद रखेंगे अच्छे तरीके से। चलो, तो एक तो थी कहानी ये मंदबुद्धि बच्चों की। फिर कहानी आ जाती है कुछ डिसएबिलिटीज की, कोई कोई रोग है, किसी में कोई रोग है, किसी में लिखने का रोग है, किसी में पढ़ने का रोग है, मतलब बच्चों में रोग ही रोग है, आपको पता है ना, किसी में कोई रोग, किसी में कोई रोग। तो बिल्कुल गायत्री, यदि आप एसिड पास करके मुझसे मिलने आओगे तो डेफिनेटली, गायत्री कह रही है मैम मुझे टी शर्ट देना, बिल्कुल आप एसिड पास करो, मुझसे मिलने आओ, मैं आपको ये टी शर्ट तोहफे में दूंगी, ये नहीं मतलब नई बनवा के, ठीक है, श्योर, डन। हाँ, तो क्लियर हुआ भाई। अब इसके अलावा कुछ और भी हैं कहानी, उनको भी पढ़ लेते हैं। ये सिंपल सी डिसेबिलिटी में पढ़ा दूंगी, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये तो आपको पता ही है। हाँ जी बिल्कुल जानवी, ये तो आपको पता ही है, लेकिन इसके अलावा आपको पता होगी कुछ और डिसेबिलिटीज हैं। आरपीडीडब्ल्यू एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, एक आया था ना, आरपीडीडब्ल्यू एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो उस डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर भी कुछ 21 डिसेबिलिटीज की बात की गई थी, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या कहा गया था कि भाई जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी अधिकार दिया जाए, उनको भी राइट दिया जाए कि वो भी समाज में एक नॉर्मल बंदे की तरह जी सकते हैं। जैसे कि तेजाब जिस पे फेंक दिया, तो पहली बार जिस पे तेजाब फेंका जाता था, पहले उसको कोई नहीं मिलता था कुछ भी, लेकिन अब आपको पता इतनी संस्थाएं बन चुकी, उनको कुछ ना कुछ अधिकार मिलते हैं, भाई तेजाब फेंक दिया, पहले मतलब इनको इग्नोरेंस मिलती थी, है ना,
जिनको कुछ डिसेबिलिटी हो जाती थी, तो पहले बच्चे उनको क्या मिलती थी? सुदेश आप समझ ही नहीं हो, 50 से 90 तो बेटा मैंने एक बार भी नहीं बोला। तुम इतना क्यों कंफ्यूज हो? देखो मैं तुम्हें ना बिल्कुल शॉर्ट में समझाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई यू आर कंफ्यूज। देखो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, 50 से 90 तो मैंने एक बार भी नहीं बोला। देखो एक है मंदबुद्धि, 70 to 89, ठीक है। अब इस मंदबुद्धि को 4 भागों में कैटेगराइज कर दिया। खाली मंदबुद्धि ये है, फिर है साधारण मंदबुद्धि, साधारण जो बिल्कुल साधारण है 52 से 67 है। फिर मॉडरेट है जो आपका 36 से 51 है। फिर सर्व वाला है गंभीर वाला टाइप में, तो वो आपका 25 वाला है, ठीक है। और ये जो जड़ है वो आपका 25 से कम है। यही तो बात बताई है मैंने, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? दोबारा देख लेना। चलो हाँ, अब बात करते हैं कि 2016 में एक एक्ट पारित हुआ था, जिस एक्ट का नाम है RPDW एक्ट, ठीक है। RPWD एक्ट, राइट राइट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज। उन राइट होता अधिकार, उन लोगों को अधिकार मिले जो डिसेबल्ड हैं, जो किसी ना किसी तरीके से किसी कोई कमी है, तो उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। तो उसके लिए एक एक्ट पारित हुआ था। तो आपको पता है इससे क्या क्वेश्चन आता है कि RPDW एक्ट के तहत कौन कौन सी डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है? बस इतना सा क्वेश्चन आना है कि RPDW डिस एक्ट के तहत कौन कौन सी डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया है। तो आपको ये चीज बेटा क्या है, याद रखनी है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसमें 7 डिसेबिलिटीज को शामिल किया गया था। जब RPDW एक्ट बना तो 7 डिसेबिलिटीज थी, कि सबसे पहले ये बोला था कि 7 जो डिसेबिलिटी है, हाँ, तो वो RPDW एक्ट के तहत आएंगी 7 डिसेबिलिटी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनमें और बहुत सारी डिसेबिलिटीज जोड़ दी गई, ठीक है। और ये डिसेबिलिटीज टोटल फिर बाद में 21 हो गई। तो ध्यान रखना, डिटेल्स ऑफ वेरियस टाइप, दिस इज द 21 डिसेबिलिटीज आइडेंटिफाई अंडर द RPDW एक्ट 2016, ठीक है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं, एक बार उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है ये 7 डिसेबिलिटीज जो सबसे पहले थी। सबसे पहले 7 डिसेबिलिटीज जो कि सर्वप्रथम थी, बाद में फिर 21 बना दी। तो कौन कौन सी हैं? ब्लाइंडनेस, अंधता, मतलब शुरू से इनको पढ़ लेते हैं, यहाँ 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे साथ साथ। ऐसे मैं बता के क्या करूंगी, पहले 21 नाम बोलूंगी, डिटेल ही पढ़ते रहते हैं ना साथ साथ। डिटेल से जो 1-2 क्वेश्चन आएंगे वो साथ साथ कर लेंगे। अब मुझे दिख ही नहीं रहा, स्क्रीन ब्लर हो गया ना, ये आप लोगों को तो दिख रहा है देखो, बट ये मुझे एकदम ब्लर हो जाता है ना। मैं पास से कर रही हूँ, आपको तो क्लियर दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। देखिए सबसे पहली डिसेबिलिटी है ब्लाइंडनेस, मतलब अंधता। अब अंधे होते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। तो ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड इन द स्टेट ऑफ बीइंग साइटलेस, मतलब नजरों से रहित होना, जिसकी नजर कम होती है, नजर नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? ब्लाइंड बोलते हैं। उनका जो सेंसेस का जो इशू होता है, ब्लैकनेस दिखाई देती है सब जगह, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ब्लाइंडनेस। तो वेरी फर्स्ट डिसेबिलिटी क्या है भाई? ब्लाइंडनेस। सेकंड है लो विजन। लो विजन होता है जिसकी दृष्टि कम होती है। देखो ब्लाइंडनेस और लो विजन में फर्क है, समझना। ब्लाइंडनेस होती है अंधा, जो इंसान देख नहीं पाता, तो वो चीज होती है ब्लाइंडनेस, ठीक है। वो चीज क्या होती है? ब्लाइंडनेस। लेकिन लो विजन का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा देख पाता, मतलब जिसकी दृष्टि में कमी है, मतलब कमी है लेकिन वो देख पा रहा है, कहते हैं ना यार मुझे कम दिखाई देता है, तो वो चीज होती है लो विजन, ठीक है। वो चीज होती है लो विजन। लो विजन मीन्स ए कंडीशन वेयर ए पर्सन हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। उसके अंदर क्या क्या कंडीशन होती है देख लो। एक एक क्वेश्चन जो भी बताऊंगी ना, एक एक पॉइंट वो एग्जाम में आने वाला बताऊंगी। उसकी जो दृष्टि है वो 6/18 और लेस देन 20 और 60। ये क्वेश्चन पिछली बार स्टेट में आया हुआ था, यदि तुम्हें ध्यान हो कि लो विजन जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, उनका जो आई साइट है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कितने से कम नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन डाला हुआ था। तो 6/18
ठीक है। द विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 6/18, मतलब 6/18 से ज्यादा नहीं होती उनकी, और 20 आउट ऑफ 20 से कम नहीं होती। अब देखो साइंस स्टूडेंट्स को थोड़ा बेटर पता होगा, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ये जो दृष्टि होती है, मैंने तो सिर्फ इतना सुना है 6/6 होती है, ठीक है, इतना सुना हमने तो किसी जमाने में 6/6 होती है, फिर चश्मे चढ़ते रहते हैं। बट साइंस स्टूडेंट्स को ज्यादा बेटर पता होगा कि भाई ये 60 डेसिबल कुछ होता होगा, मतलब ये 620। तो बस आपको अब यहाँ पर जो मैं डाटा दे रही हूँ ना वही याद रखना, क्योंकि एस्टेट के ऑप्शंस में एज इट इज यही डाटा आया हुआ था, ठीक है। हाँ, तो कम ज्यादा कितनी, 6/18 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 20/60 ये याद रखना कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अप टू 630 एंड 10/200 ये कुछ दृष्टि को मापने का होता होगा भाई, सैलेंस। इट इज बेटर आईसाइट फॉर द पॉसिबल करेक्शन। तो आप वो मत याद रखना 6, 60 और 10, 200, आप ये याद रखना बस 20, 60 और 6/18, ठीक है, कि 6/18 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दृष्टि, और मतलब इससे ज्यादा होगी तो वो शायद देख पाएगा, और इससे कम होगी तो बंदा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों दृष्टि आपको ध्यान रखनी है। इमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन स्टैंडिंग एंगल ऑफ, और एक ये क्वेश्चन आया था कि क्या उसका जो नजर का एंगल है वो क्या बनता है, तो 40 से 10 डिग्री बनता है, ठीक है। उसकी नजर का एंगल क्या बनता है, तो वो 40 से क्या बनता है भाई, 10 डिग्री बनता है। तो ध्यान रखेंगे वो 40 से क्या बनता है, 10 डिग्री। तो एज इट इज ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? एक सेकेंड, इसका क्वेश्चन था शायद यही था। हाँ, तो बस दो क्वेश्चन याद रखना कि दृष्टि इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए और इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, और जो एंगल बनता है वो 40 डिग्री से 10 डिग्री का एंगल बनता है, किसका भाई, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का। तो वैसे क्वेश्चन पूछता है दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का, तो ऐसे करके याद रखना, ठीक है। हाँ, बुक में चैप्टर है, लेकिन जो मैं पॉइंट बताऊंगी बेटा ये लिखने रह गए, ये पॉइंट नहीं है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ 2 4 क्वेश्चन, बाकी ये किस डिसेबिलिटी कौन सी है ये सब लिखा हुआ है बुक में, बट ये नहीं है, ठीक है। तीसरी जो डिसेबिलिटी है डेट इज लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, ये नहीं होते जिनके हाथों पे कुछ कुछ दाने टाइप में हो जाते हैं, तो इस टाइप की जो होते हैं, लकवा लकवा टाइप आप कह सकते हो, इस टाइप की जो डिसेबिलिटी होती है, तो इसका सिर्फ नाम याद रखना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मसल्स वगैरह मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, रुक जाता है बॉडी, सिर्फ नाम याद रखना आपने, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन। फिर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में, हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट सॉरी, हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑडियो विजुअलिटी मतलब सुनने का दिक्कत आपको है, तो द हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ए पार्शियल और टोटल। ये यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है वो याद रखना है। यहाँ पर क्या है, एक डीफ होता है, मतलब जो बिल्कुल अंधा हो चुका होता है, मतलब सॉरी बहरा हो चुका है, एक वो बच्चा होता है, और एक वो होता है जो मतलब एक तरह से हार्ड ऑफ हियरिंग, जो मुश्किल से सुनता है। कईयों को तो आपने सुना है भाई सुन नहीं पाते हैं, कई होते हैं जो ऊंचा सुनते हैं, बोलते हैं ना हरियाणवी में, यार इसने ऊंचा सुना है, कान की मशीन डलवा दे इसमें, मतलब इसमें, ठीक है। तो जो डीफ होते हैं ना, वो पर्सन के कौन से होते हैं, जिनकी जो सुनने की क्षमता होती है 70 डीबी डेसिबल होती है, जिसमें ध्वनि को मापा जाता है, 70 डीबी हियरिंग लॉस इन द स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर्स, मतलब जिनकी जो ध्वनि की सुनने की क्षमता होती है 70 डेसिबल से कम, वो जब जिसमें होती है ना ध्वनि की सुनता 70 डेसिबल से कम, जिसमें ध्वनि की वो होती है, वो आपको ध्यान रखना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीफ, ठीक है। मतलब 70 डेसिबल से मतलब ध्वनि का जो सुनने का जो इशू होता है, तो उस बच्चे को हम डीफ बोलते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स ए पर्सन हैविंग 60 से 70 ऑफ हियरिंग लॉस ऑफ द स्पीच, मतलब 60 से 70 के बीच जिसको आप ध्वनि का जो आंकड़ा है वो नहीं सुनता, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो हार्ड ऑफ हियरिंग होता है। और डीफ होता है जो 70 डेसिबल वाला जो होता है, 70 डेसिबल से ऊपर जिसको ध्वनि का नहीं सुनता कुछ भी, तो वो होता है डीफ। तो ये बस आपको इस 60 से 70 और ये याद रखना, बस ये पॉइंट रखना। हार्ड ऑफ हियरिंग वो ये पूछेगा हार्ड ऑफ हियरिंग कितने डेसिबल्स का पर्सन होता है, तो आपको सिर्फ याद रखना 60 से 70, ठीक है। जो डीफ होता है वो दृष्टि जो ऑडियो बाधित होता है बच्चा, वो कितने डेसिबल्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, 7 डेसिबल, डेसिबल होता है ध्वनि को मापने की इकाई, ठीक है।
नेक्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर होती है जब आपके शरीर में कुछ दिक्कत है, आप जैसे चल नहीं पाते हैं प्रॉपर, तो उस चीज को हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी बोलते हैं, जब प्रॉपर चल नहीं पाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज में, मतलब टांगे बहुत पतली पतली सी होती हैं, चल नहीं पाते, तो लोको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा पाते, पैर ऐसे लड़खड़ाते हैं, तो उसको लोकोमोटर बोलते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सिर्फ नाम याद करना आपने, इनमें कहानी नहीं याद करनी। ड्वार्फिज्म होता है बोना, एक इंसान जो बोना होता है उसको ड्वार्फिज्म बोलते हैं, आजकल बोनों को भी अलग से सम्मान दिया गया है, ठीक है। फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको बुद्धिमत्ता वाली डिसेबिलिटी कहते हैं। फिर है मेंटल इलनेस, मतलब मानसिक रिटायर्डेशन, जो मेंटल इलनेस है वो है। फिर है ऑटिज्म, और जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये भी डिसऑर्डर माना जाता है, ठीक है। हाँ, विक्रम किस सब्जेक्ट में? तो ऑटिस्टिक मतलब स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो यहाँ पर आपका ऑटिज्म का कॉन्सेप्ट है। ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है जो अपने आप में रहता है, उस तरीके का जो बच्चा है, ठीक है, तो वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, ध्यान रखना। सेरिबल पाल्सी वो होता है जो जैसे हाथ ऐसे नहीं हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े बूढ़ों के आपने देखा है ना, खाल झुर्रियां लटक के ऐसे गिर जाती हैं, तो उस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब होता है जब आपकी ये मस्कुलर जो हड्डियां वड्डियां होती हैं ऑल ओवर ये मुड़ जाती हैं, इनमें पेन होता है, तो ये वाली डिसेबिलिटी होती है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, एग्जांपल ऑफ क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जो मतलब दिमाग में जिनको प्रॉब्लम हो जाती है, दिमागी रूप से बीमार हो जाते हैं, वो जो पर्सन होते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, जिसमें लर्निंग की बहुत सारी डिसेबिलिटीज हैं, ये बिल्कुल अलग से चैप्टर भी पढ़ेंगे हम, मतलब कल एक और क्लास रहेगी इसी चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें डिसेबिलिटीज और जो ये डिसऑर्डर्स हैं और भी आएंगे अभी, तो ठीक है। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। फिर मल्टीपल सेलोरोसिस, ये भी इसी टाइप का होता है जिसमें इम्यून सिस्टम कुछ बॉडी पर अटैक करता है, तो इस टाइप की बीमारियां होती हैं। तो आपसे इन बीमारियों का नाम कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती है। स्पीच एंड लैंग्वेज से रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है। थैलीसीमिया, जिसमें खून वून के थक्के जमते कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो वाली कमी होती है, ठीक है। होमोफिला, होमोफिलिया भी एक डिसेबिलिटी होती है, मतलब एक तरह से ब्लड का डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है ना। होमोग्लोबिन मतलब ब्लड से रिलेट होता है, ये फीमेल्स पर अटैक करता है, ऐसा कहते हैं इसको, ठीक है। सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज है ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स एंड कॉज ऑफ द ब्लड सेल्स, आरबीसी। और इसके अंदर जो आपकी शेप्स हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती रहती है डिजीज, एक डिजीज एक किसी माता पिता से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे जेनेटिकली ट्रांसफर होती रहती है, तो ये चीज। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, जिसमें डीफ है, ब्लाइंडनेस है, मतलब एक बच्चे को एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, ठीक है। एसिड अटैक विक्टम, एसिड का जो हमला जिस पे हो जाता है, तो वो भी एक डिसेबल्ड माना जाता है आजकल भाई, वो भी, उसको भी स्पेशल अधिकार दिए जाने चाहिए। पार्किसंस डिजीज, पार्किसंस जो डिजीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, तो ये पार्किसंस होती है, ये भी मतलब आपका जो बॉडी का स्टफ है उसी से जो है रिलेट करती होती है। तो आपको ना इनका नाम याद करना, बुक में है मैं बता देती हूँ, और बुक में नहीं मिल रही ना, मैं पीडीएफ बुक की भी अटैच कर दूंगी और ये भी कर दूंगी इस क्लास के साथ। मैं बाय द वे आपको 2 पीडीएफ अटैच करूंगी, ठीक है ना, बुक वाली भी और ये भी। बुक में है, मैं बता देती हूँ बुक में कहाँ है, वेट, बुक में है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने बुक में डाली थी डिसेबिलिटी के चैप्टर में, क्यों नहीं मिल रही तुम्हें? ये तो रहा डिसेबिलिटीज, 181 से 184 पेज निकालो, 181 से 184 पेज पे हैं भाई डिसेबिलिटीज। ये तो रहा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अधिकार 2016 दिया हुआ है। ब्लाइंडनेस, बस आपको क्या है नाम याद करने हैं, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रोसी है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, लोकोमोटर है, ड्वार्फिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है। मेंटल इलनेस है, सेरिबल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, क्रोनिकल न्यूरोजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग। ये ना ऐसे सुनने से कभी याद नहीं होंगी, मैं आपको सच बताती हूँ, बिल्कुल भी मेरा तो काम था इनको एक बार आपको बताना, लेकिन सीरियसली बात यही है कि ये डिसेबिलिटी कभी सुनने से नहीं याद होती, ये बस आपको पता होना चाहिए। इनको मैं पीडीएफ डालूंगी, ठीक है, तो वो चीज आपने देखता होना चाहिए। थैलीसीमिया है, होमोफीलिया है, सिकल सेल है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ये एक आधा ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, जो कल की क्लास है ना उससे तो 200% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कल की क्लास में आएंगी जबरदस्त वाली डिसेबिलिटी, बहुत ही जबरदस्त वाली डिसेबिलिटी कल की क्लास में आएंगी, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये। हम्म, एक सेकेंड। क्वेश्चन मेरे को ध्यान था, बस ये क्वेश्चन यही पूछा गया था एक बार, ये एक्ट कब पारित हुआ था?
ऐसा ही करके इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादा डीप क्वेश्चन इससे नहीं आते। ठीक है। विक्रम चौहान कई देर से कमेंट कर रहा है कि मैम पिछली बार जब आपने क्लास पढ़ाई तो डिसेबिलिटी वाले चैप्टर में आपने स्पेलिंग गलत कर दी, मैं 100% आप पे डिपेंड हूँ। अच्छा जी विक्रम, सॉरी फॉर डैट। लेकिन मैं कई बार बोलती हूँ कि स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है। यदि यही पेपर डिस्क्रिप्टिव होता ना और आपको लिखना होता एग्जाम में, तो दुनिया इधर से उधर हो जाती, मैं आपकी एक भी स्पेलिंग गलत नहीं करवाती कभी भी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो। बट विक्रम इतना मत फील करो, आप मुझ पे 100% डिपेंड हो तो आपका रिजल्ट भी 100% आएगा। लेकिन स्पेलिंग, यदि मान ले ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग लिखी थी, तो मान लो एक आधी स्पेलिंग इधर उधर हो भी गई ना, तो उस चीज की टेंशन ना लो, जो मैं बोल रही हूँ उस पर काम करो। ठीक है, और साथ में मैं जो भी ऐसा ऐसा लेसन होता है ना, जो अजीब वाला लेसन जिसको हम बोलते हैं, उसकी पीडीएफ हमेशा अटैच करती हूँ। और जो पीडीएफ में लिखा होता है वो 200% वेरीफाई करके 4 बार चेक करके लिखती हूँ, तो सारी स्पेलिंग सही होंगी उसके अंदर। मान लो गलती से एक आधी गलत लिखी गई, आई फील सॉरी फॉर डैट, बट उससे आपका 1% भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है। यदि यही पेपर डिस्क्रिप्टिव होता तो नुकसान हो सकता था, तो टेंशन ना ले। वो जो पिछली बार एक दो स्पेलिंग गलत हुई उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, वो मैं ठीक करके पीडीएफ अटैच कर दूंगी। ठीक है भाई। ठीक है, तो कल इसका जो मेन पार्ट है वो करेंगे। आज आपको सिर्फ यही याद रखना है। और जो प्रारंभिक 7 डिसेबिलिटी है, तो जो पीडीएफ में ऊपर वाली 7 है, जो पीडीएफ मैं डालूंगी तो उसमें जो ऊपर वाली 7 है मैं उनके आगे मार्क कर दूंगी। ठीक है, एक बार मैं अपने हाथ से लिख दूंगी 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 7 होंगी जिनके आगे मैं लिखूंगी, या फिर मैं एक कागज पे अलग से लिख दूंगी ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, हाँ, तो मैं मतलब पीडीएफ को 5 मिनट लगा के डालूंगी अच्छे से ये पीडीएफ, और मैं यूं लिख दूंगी प्रारंभिक ये 7 हैं, ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। क्योंकि एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आरपीडीडब्ल्यू एक्ट में जो स्टार्टिंग में 7 जो थी डिसेबिलिटीज, उनमें से कौन सी नहीं थी। ठीक है, तो उन 7 को अब मैं कहूंगी पीडीएफ में ऊपर वाली हैं, तो वो आप कंफ्यूज जाओगे। मैं तुम्हें 7 अलग से ऐसे लिख दूंगी कि ये 7 प्रारंभिक डिसेबिलिटी थी पीडीएफ के अंदर, 1 2 3 4 5 उनके आगे लिख के फिर पीडीएफ डाल दूंगी। ठीक है, हाँ। बाकी इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को इतना नहीं याद करना, सिर्फ इतना याद करना कि ये 2016 में हुआ था, प्रारंभ में 7 ये थी और अब ये है। ठीक है, बाकी मेंटली रिटार्डेड के सारे टाइप याद करना, और ये ध्वनि का जो सुनने का क्षेत्र है ये याद कर लेना। ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो असली क्लास है, जिसको बोलते हैं असली महा क्लास, वो कल है। उसमें से 200% क्वेश्चन आएंगे जो कल क्लास करवाऊंगी, और फिर उसी क्लास के साथ अपना जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसी में हम डिसेबिलिटी, विकार और ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लेना उस चीज की। और आज मुझे पता जितना टॉपिक था उसी हिसाब से मैंने पढ़ा है, तो टेंशन ना लिया करो तुम इतना। अरे मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। देखो, आपको पता है दुनिया भर के टीचर्स होते हैं, दुनिया भर की छुट्टियां मारते हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं हमारे पास आते हैं कि कहते हैं मैम हमने ना किसी किसी एकेडमी से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं अपने आप में, मतलब बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, और बच्चों का कसम से मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, बट मैं ऐसे मैसेज कभी डिस्प्ले नहीं करती। वो एक टीचर को टीचर होने पे धब्बा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बट मैं सच में, बच्चे नाम लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों में कि मैम हमने वहां से कोचिंग ली, मैम 7 महीने होने को है, 8 महीने होने को है, सिलेबस नहीं पूरा होता। और मेरा कोई भी ऐप पे ना 3 महीने से ज्यादा मैं सिलेबस नहीं टिकवाती हूँ। मैं बांस के रखती हूँ टीचर्स को कि मुझे पहले सिलेबस चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैं तुमसे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ, किसी दिन है ना, किसी दिन मान लो गलती से कोई क्लास कैंसिल हो जाए, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, मैं चाहे मर रही हूँ जी रही हूँ, पर मैं तुम्हें क्लास जरूर देती हूँ। ठीक है, तो 5-10 मिनट मैं किसी दिन लेट भी हो जाती हूँ तो कोई बड़ा इशू नहीं है। वो ऑफलाइन में तो दुनिया भर के टीचर छुट्टी मारते हैं। जब से बैच शुरू हुआ तब से लेके और आज तक एक भी छुट्टी नहीं की है मैंने, है ना। और दूसरी बात, मैंने बोला है कि 30 अक्टूबर तक तुम्हें सिलेबस पूरा मिलेगा, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। प्रैक्टिस सेट आज आ जाएगा, 5:30 बजे वीडियो है यूट्यूब पर, प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊंगी। अरे सस्पेंस था, मैंने खोल दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बाकी तुम है ना टेंशन कम किया करो और पढ़ाई ज्यादा किया करो, समझ गए। मैंने एक चीज देखी है, तुम कमेंट सेक्शन में ना टेंशन्स लेते हो, टेंशन्स टेंशन्स, हाय सिलेबस हो जाएगा, हाय ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था, ये हो गया, ये क्या हो गया, कुछ हो गया, जितना तुम्हें पढ़ा रहे पढ़ लो, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़ाकर कितनी कर दी, 14 कर दी, ये छोटी छोटी बातें हैं। और पीडीएफ मैं आज ही अटैच कर दूंगी, कल वाली क्लास की भी आज ही अटैच कर दूंगी, एक ही पीडीएफ को साथ साथ अटैच कर दूंगी, इकट्ठा कर लेना। ठीक है, तो आज मैंने आपके कमेंट देखे, टेंशन ब्रेक, टेंशन क्यों लेते हो तुम, आ गया 30 अक्टूबर, आ गया स्ट्रेट, हद है। अचीवर एकेडमी पढ़ा हुआ बच्चा फेल नहीं हुआ करता, कॉन्फिडेंस रखो बस। ठीक है ना, टी शर्ट पहनाऊंगी तुम्हें, पास होके मिलने आना। बाय, टेक केयर।